बीपीएससी में सफलता किस्मत से नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी और लगातार प्रैक्टिस से मिलती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वह हथियार है जो आपको बाकी उम्मीदवारों से आगे ले जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज 71st बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक के सबसे महत्वपूर्ण ओरिजिनल क्वेश्चंस को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि बीपीएससी हर साल प्रश्न बदल सकता है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम सही उत्तर नहीं बल्कि हर प्रश्न के पीछे का लॉजिक, कॉन्सेप्ट और एग्जाम अप्रोच भी समझेंगे, ताकि अगर यही कॉन्सेप्ट 72nd बीपीएससी में नए तरीके से पूछा जाए तो इसका उत्तर आप आसानी से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 कि चंपारण कृषि समिति की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ। ऑप्शन ए है भारत सरकार और राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है भारत सरकार और गांधी जी, ऑप्शन सी है भारत सरकार और राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे सरकार होगा, और ऑप्शन डी है भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह। तो चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में भारतीय सरकार और इनके गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, क्योंकि चंपारण में जो यूरोपीय बागान मालिक थे किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे और इसका कराते थे तथा उसका 3/20वां हिस्सा अधिशेष के रूप में वसूलते थे, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 कठिया पद्धति भी चंपारण कृषि समिति और चंपारण के किसानों के विद्रोह से संबंधित है। 3 कठिया पद्धति, और इसमें 3/20 भाग की बात की गई थी, क्योंकि एकदम बीपीएससी एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। और चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि समिति का गठन किया था। तो आपको ध्यान रखना है चंपारण कृषि समिति चंपारण आंदोलन की प्रतिक्रिया में गठित हुई थी, और जिसके तहत 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस कर दिया गया। तो ध्यान रहे 25% वापस किया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102 की तरफ कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था। ऑप्शन ए है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है आचार्य नरेंद्र देव और ऑप्शन डी है बाबा रामचंद्र। तो इसका आंसर होगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, और बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से जो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह थे, इन्होंने 1922 में 22-23 में किसान सभा का गठन किया था, और 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है किसान सभा की औपचारिक स्थापना 4 मार्च 1928 और स्थान है बिहटा। और आपको इस पॉइंट को एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है हर साल। यहाँ से किसान सभा से तो हमेशा पूछता ही रहता है, तो आपको किसान सभा, किसान आंदोलन, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। ऑप्शन ए है गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह, ऑप्शन बी है विक्रमपुर के रामनारायण, ऑप्शन सी है गोराखंडी के सत्येंद्र, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय कंगनाथ शर्मा उर्फ रघुनाथ शर्मा, तो आपको ध्यान रखना है कंगनाथ शर्मा या रघुनाथ शर्मा, और इसमें रघुनाथ सिंह लिखा है। को मारा गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नहीं है। और किसको मारा गया था, तो ध्यान रखना है कंगनाथ शर्मा या रघुनाथ शर्मा को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह।
क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 को मोहम्मद यूनुस के त्याग पत्र के बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और बीपीएससी एक सवाल पूछता है कि बिहार के प्रधानमंत्री 1937 में कौन थे, तो उस टाइम मोहम्मद यूनुस थे, क्योंकि उस टाइम मुख्यमंत्री पद का सृजन नहीं हुआ था। तो आपको ध्यान रखना, मोहम्मद यूनुस, अगर राष्ट्र प्रधानमंत्री पूछेगा तो वो मोहम्मद यूनुस होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ कि कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका आंसर होगा चतुर्थ, क्योंकि चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में कराया था। कश्मीर कुंडल वन। और इस जो मतलब चतुर्थ बौद्ध संगति थी, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ध्यान रखना, वसुमित्र और अश्वघोष। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है पटना हरकारा, ऑप्शन बी है बिहार बंधु, ऑप्शन सी है अखबार बिहार और ऑप्शन डी है बिहार हेराल्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि पटना हरकारा जो थी ये बिहार का सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो ऑप्शन ए सही होगा। और बिहार बंधु को पीर मोहम्मद मुनीस और लाल मोहम्मद द्वारा 1872 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1975 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। इसमें सूची को सम्मिलित करना है। घटना या संगठन है और उससे संबंधित व्यक्ति हैं। तो घटना है चंपारण सत्याग्रह, आज़ाद दस्ता 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और किसान सभा बिहार। और संबंधित व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्याम नारायण सिंह और सहजानंद सरस्वती। तो आपको ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक का 1 तो सही है, मतलब एक का 1 हो गया। फिर आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए हैं उससे, तो 2 हो गया। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इससे जुड़े हुए थे श्याम नारायण सिंह। ये सिवाल वहाँ के सिलाव के थे श्याम नारायण सिंह। अच्छा, और किसान सभा बिहार में सहजानंद सरस्वती। अच्छा, ये तो सब सही है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये अब मेरे से मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें मान लीजिए एक ऑप्शन रख लीजिए, 1 2 3 4, ये सब सही सही से मिलित है। तो ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आज़ाद दस्ता से जयप्रकाश नारायण और इससे 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से श्याम नारायण सिंह और ऑप्शन डी है किसान सभा बिहार से सहजानंद सरस्वती। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ कि कोसी मेची जो लिंक परियोजना है ये बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा। तो ये जो कोसी मेची लिंक परियोजना है इससे बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा। इसमें ऑप्शन है पटना, नालंदा, गया, सिवान, ऑप्शन बी है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय और ऑप्शन सी है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो कोसी मेची लिंक परियोजना है ये बिहार के अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार जिले लाभान्वित होंगे, यानी ऑप्शन सी सही है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। और ये जो परियोजना है ये भारत की एक महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना है जो मुख्य रूप से बिहार राज्य के लिए है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी। ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन सी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो जो नागी पक्षी अभयारण्य है इसको पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने मान्यता दी है, यानी ऑप्शन सी सही है। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार स्थित नागी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ, कि जो यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक होती है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2025 यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, तो ये 2023 में कितनी हो गई है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि आपको मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है 72 वर्ष, ऑप्शन बी है 73 वर्ष, ऑप्शन सी है 74 वर्ष और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो यूएनडीपी की एसडीआई रिपोर्ट थी इसमें 1990 में तो जीवन प्रत्याशा 58.6 वर्ष थी, लेकिन ये 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। और जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसके जीवित रहने की औसत आयु का अनुमान। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 की तरफ, कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस। ध्यान रखना, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट पेरिस शहर में आयोजित हुआ था। और ये शिखर सम्मेलन 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित किया गया था। और इस समिट की सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ, कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला। ऑप्शन ए है ला ला लैंड, ऑप्शन बी है पुअर थिंग्स, ऑप्शन सी है द फेवरेट और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को द पुअर थिंग्स के लिए ऑस्कर मिला था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि ऑस्कर किसको किसको मिला है, वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑस्कर से भी सवाल पूछे जाते हैं, जो फिल्म अवार्ड्स मिलते हैं उससे भी पूछे जाते हैं। तो आप उसको हमारे चैनल पर वीडियोज़ है उस पर देख के आप समझ सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब बढ़ते हैं 113 क्वेश्चन नंबर की तरफ, कि किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए हेलारो, ऑप्शन बी छिल्लो शो, ऑप्शन सी कच्छ एक्सप्रेस और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कच्छ एक्सप्रेस ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता था। और इस फिल्म का निर्देशन विरल शाह ने किया था। तो ध्यान रखें, इसके डायरेक्टर थे विरल शाह। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है फुनसो कर्मा, ऑप्शन बी है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ऑप्शन सी है मियाजाकी हायाओ और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये फुत्सो कर्मा को मिला था, ये भूटान से हैं, इनको भी मिला था। और मियाजाकी हायाओ को मिला था, जो कि जापान से हैं। और रूरल डॉक्टर मूवमेंट से मिला था, ये थाईलैंड का ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, यानी तीनों को मिला था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखना, फुनसो कर्मा जो है वो भूटान है, रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो है वो जापान है और जो मियाजाकी हायाओ है वो थाईलैंड है। इन तीनों को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है।
ऑप्शन ए F-35 लाइटनिंग 2, और ऑप्शन बी है मुख्य युद्धक टैंक यानी MBT अर्जुन। ऑप्शन सी है उन्नत टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि MBT अर्जुन और उन्नत टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS दोनों मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है MBT अर्जुन और ATAGS दोनों मेक इन इंडिया पहल के तहत है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ कि बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो इससे अब समझ में आता है कि जो भी पुरस्कार वगैरह होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है लाइट ऑफ द हार्ट, ऑप्शन बी है हार्ट लैम्प, ऑप्शन सी है सॉल लैंटर्न, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बानो मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है, और ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है जिसे ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, दीपा भस्ती। तो अब जब भी कोई भी अगर आप पुस्तक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको बुकर प्राइज़ मिला हो तो उसको देख लें आप कि उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, किसी और भाषा में अनुवाद हुआ है तो वो देख लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है। तो ध्यान रखना पूछा है नहीं है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन में बहुत सारा गलत होने के चांसेज होते हैं क्योंकि स्टूडेंट नहीं पे ध्यान ही नहीं देता है। तो इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं आए तो आप उसको अंडरलाइन कर लें। ऑप्शन ए है कि भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी लोहा और इस्पात, ऑप्शन सी बासमती चावल, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत की शीर्ष 10 प्रमुख निर्यातित वस्तुओं में से पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात शामिल हैं, जबकि बासमती चावल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना कि जो शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुएं हैं, वैसे ये तो पिछले साल करंट अफेयर से उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि और संबद्ध उत्पाद जैसे अनाज, लोहा और इस्पात, वस्त्र और परिधान और समुद्री उत्पाद, ये सारे 10 प्रमुख शीर्ष वस्तुएं नहीं मतलब हैं, और बासमती चावल उसमें नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत को से अधिक हिस्सेदारी थी। किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और IT और सॉफ्टवेयर सेवाओं में अपनी मजबूत स्थिति के कारण वैश्विक सेवाओं के निर्यात में एक प्रमुख देश बन गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है आकाश तीर भारतीय सेना की एक एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ऑप्शन बी यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। ऑप्शन सी यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक दबाव को बदलता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आकाश तीर के बारे में उपरोक्त ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो आकाश तीर है वो भारतीय सेना की एक अत्याधुनिक वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तहत यानी DRDO के तहत इलेक्ट्रॉनिक और रडार विकास प्रतिष्ठान यानी LRDE द्वारा विकसित किया गया है, और यह प्रणाली भारतीय सेना को आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, और यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, यानी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ कि कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है।
ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 27 जनवरी, ऑप्शन सी है 10 फरवरी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे 27 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसे आधिकारिक तौर पर होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1945 में सोवियत सेना ने पोलैंड में स्थित सबसे बड़े नाजी मृत्यु शिविर ऑश्विट्ज बिरकेनाउ को मुक्त कराया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा। ऑप्शन ए, यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। ऑप्शन बी है, यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो यूविन पोर्टल है ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड प्रबंधित करता है, और प्रत्येक डिजिटल टीकाकरण के बाद एक क्यूआर आधारित कोड जारी किया जाता है जिसे डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। और ये जो पोर्टल है वो माँ और बच्चे दोनों के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाने की सुविधा देता है, जो इसके अंतर्गत 12 बीमारियों को कवर किया जाता है, और यह पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ कि किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी महुआ के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान यानी NIUA, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, क्योंकि राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान ने ही संयुक्त रूप से आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक का डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 2024 31 अक्टूबर तक सबसे ज़्यादा राजस्थान में निर्मित सड़कें थी। राजस्थान में 2241 किलोमीटर बनी थी, और वही महाराष्ट्र में 1837 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में 1854, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में बना था। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के, ऑप्शन ए दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। ऑप्शन बी दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं। ऑप्शन सी 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के BOP घाटे के कारण कमी आई है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में ऑप्शन ए सही है कि दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, क्योंकि भारत विदेशी मुद्रा भंडार में दुनिया में 4थे स्थान पर है, तो इसलिए ये वाला कथन तो गलत हो जाता है कि 7वें स्थान पर है। और 2024 में भारत के मुद्रा भंडार में कमी नहीं आई है, बल्कि भुगतान अधिशेष के कारण वृद्धि हुई है, यानी BOP के कारण वृद्धि हुई है, कमी नहीं आई है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 और आज का आखिरी सवाल की तरफ कि NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो इसका आंसर बी सही है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य को बहुआयामी गरीबी वर्ष 2019-20 में 6% से कम आबादी की बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया गया है।
दोस्तों, विजेता वही बनता है जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाता है। अगर आपने आज के 25 PYQ को सिर्फ देखा नहीं बल्कि समझा भी है तो आपने अपनी सफलता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा दिया है। याद रखिए, बीपीएससी में सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि रोज रोज की छोटी जीत से होती है। इसलिए प्रैक्टिस कभी मत छोड़िए और PYQs को बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सिविल सर्विसेज मंत्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगला पार्ट आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और वहीं पे आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।